रसायनोपीडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष जालानी और टॉपिक चल रहा था अपने एल्कोहल फिनॉल ईथर, जिसमें अपन लास्ट वीडियो में एल्कोहल के व फिनॉल के भौतिक गुण कंप्लीट हो गए थे और आज अपन पढ़ेंगे एल्कोहल व फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं स्टार्ट करने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि एल्कोहल जो है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही दोनों की तरह बिहेव करता है। इस कारण से इसकी जो रिएक्शंस होती है मोस्टली दो टाइप की रिएक्शंस में इसको बांटा गया है। एक तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध टूटता है और सेकंड टाइप रिएक्शन है वे अभिक्रियाएं जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बंध टूटता है। देखो किस प्रकार से होती है। तो पहले अपन एल्कोहल का नेचर समझते हैं, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह बिहेव करेगा रासायनिक अभिक्रियाओं में और नाभिक स्नेही की तरह बिहेव करेगा। तो देखिए एल्कोहल की जनरल स्ट्रक्चर भी अपन बनाए तो इस प्रकार से है ROH। अब ये दोनों तरह से व्यवहार दर्शाता है। एक तो है एज ए इलेक्ट्रोफाइल के रूप में किस प्रकार से बिहेव करेगा और दूसरा है एज ए न्यूक्लियोफाइल के रूप में किस प्रकार से बिहेव करेगा। तो देखो अपन सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये अटैक करता है, मतलब इसमें ऑक्सीजन वाला जो समूह है वो किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट पर अटैक करेगा, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है। तो इस जो रिएक्शन इस प्रकार की जो अभिक्रिया होगी, जैसे मान लीजिए RO और ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन का अनस्टेबल होता है तो ये टूटेगा। तो इसमें कौन सा बंध टूट रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध, तो ये बन जाएगा ROC। इस प्रकार से कंपाउंड बन जाएगा। तो इससे देखो क्या कंक्लूजन सामने आ रहा है कि जिनमें ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है वहां पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है रासायनिक अभिक्रिया। मतलब वे अभिक्रियाएं जिनमें ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा उसमें कौन सा बंध टूटेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध टूटेगा। और यदि अपन इलेक्ट्रोफाइल की बात करें कि जब इलेक्ट्रोफाइल की तरह किस प्रकार से बिहेव करेगा, तो देखिए इसका अपन प्रोटोनीकृत माध्यम को लेते हैं ROH, एसिटिक मीडियम में प्रोटोनीकरण होगा और ये बना लेगा ROH2+। अब ये जो ROH2+ है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा और इस पर आने वाला न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो देखो किस प्रकार से होगा। मान लीजिए कोई Br- कोई न्यूक्लियोफाइल है और ये ROH2 अपने इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव किया अटैक करेगा इस वाले कार्बन पर। तो ये ऑक्सीजन पर क्या होगा, अनस्टेबल होंगे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो बंध कौन सा टूट रहा है, कार्बन ऑक्सीजन बंध। तो इन अभिक्रियाओं में कौन सा बंध टूट रहा है, कार्बन ऑक्सीजन बंध टूट रहा है और कंपाउंड बन जाएगा अपने RBr इस प्रकार से और H2O बाहर। तो जब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो उन रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन ऑक्सीजन बंध टूटेगा और जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो उन अभिक्रियाओं में जनरली ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे। तो ये तो एक बेसिक नेचर हो गया एल्कोहल का कि एल्कोहल जो होता है जनरली दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया दर्शाएगा। एक तो वे रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है और एक वे रिएक्शन जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बंध टूटता है। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो इलेक्ट्रोफाइल जो होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज होती है, स्वयं के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। न्यूक्लियोफाइल की यदि अपन बात करें तो इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीसीज होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज होगी, ठीक है ना। और कहाँ पर अटैक करेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो। ये तो एक बेसिक प्रॉपर्टी की बात होगी। अब आप सबसे पहले लिखिए वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध टूटता है। बता दिया होगा आपने। तो एल्कोहल की फर्स्ट टाइप रिएक्शंस हो गई वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध टूटता है, ए टाइप रिएक्शंस। वे अभिक्रियाएं या दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज। ये लीजिए देखिए वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है। इसमें सबसे पहली रिएक्शन है वो है धातुओं के साथ अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा इसकी अम्लीय प्रकृति भी शो होती है। तो इसमें फर्स्ट टाइप रिएक्शन है धातुओं के साथ अभिक्रिया। देखिए कोई भी कंपाउंड है उसकी अम्लीयता का परीक्षण करने के लिए अपन उनकी धातुओं के साथ अभिक्रिया करवाते हैं।
और यदि वो उसका नेचर अम्लीय है तो धातु के साथ अभिक्रिया करके वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो देखिए इसमें अपन पढ़ेंगे एल्कोहल की जब अपन अभिक्रिया करवाते हैं कोई क्रिया सक्रिय धातु, जैसे मान लीजिए सोडियम है, जैसे कि अपने एल्यूमिनियम है, ठीक है ना, या फिनॉल की भी यदि अपन अभिक्रिया करवाते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो देखो किस प्रकार से है, जैसे ROH लिया अपन ने और इसकी अपन ने अभिक्रिया करवाई सोडियम धातु के साथ में, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, दो लेंगे समझाने के लिए, यहाँ पर दो लेंगे, तो ये बन जाएगा RONA और साथ में अपने बन जाएगा H2। मतलब जब इसकी सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि एल्कोहल की जो प्रकृति है वो कैसी है, अम्लीय है, और साथ में क्या बन गया, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। फिर देखिए नेक्स्ट, इसी प्रकार फिनॉल के साथ यदि अपन अभिक्रिया को समझें तो फिनॉल के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया होगी, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, एसिडिक नेचर शो करेगा फिनॉल, और ये कंपाउंड बनाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, जो अपन ने बनाने की वीडियो में भी ये कंपाउंड पढ़ा था, और साथ में हाइड्रोजन गैस होगी जो इसकी अम्लीय प्रकृति को शो करेगी। इसका नाम हो गया अपने सोडियम फिनॉक्साइड। उदाहरण तो देखिए धातुओं के साथ अभिक्रिया, तो इसमें अपन दोनों रिएक्शन साथ में पढ़ेंगे, एल्कोहल और फिनॉल की। वैसे अपन बेसिकली बात कर रहे हैं एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाओं की, जिसमें अपन धातुओं के साथ अभिक्रिया पढ़ेंगे, लेकिन साथ के साथ फिनॉल भी ले लेंगे। तो किस प्रकार से होगा, तो कोई भी अम्लीय कंपाउंड है, कॉन्सेप्ट देखो क्या है, कोई भी अम्लीय कंपाउंड यौगिक यदि धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो वो हाइड्रोजन गैस, मतलब यहाँ पर तो बनेगा लवण और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, ये कॉन्सेप्ट है। अब जब अपन धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं एल्कोहल और फिनॉल की, तो इसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। देखो किस प्रकार से, ROH एल्कोहल का फॉर्मूला है, सक्रिय धातु अपन जैसे सोडियम ले लिया, लीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका लवण प्राप्त हो जाएगा RO- Na+, और ये दो साथ में हाइड्रोजन गैस। तो इससे क्या प्रूव हुआ है कि ये वाला एल्कोहल जो है उसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी। इसको अपन बोलेंगे सोडियम, और इसको बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन, तो सोडियम एल्कोक्साइड। इसी प्रकार यदि अपन फिनॉल की अभिक्रिया करवाएं तो फिनॉल यदि एसिडिक H है तो वो सक्रिय धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, तो फिनॉल में भी होता है, और ये बना लेगा अपने इस प्रकार से कंपाउंड O- और Na+, ये लवण हो जाएगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस। और इसको अपन बोलेंगे सोडियम, और इस वाले कंपाउंड को बोलेंगे फिनॉक्साइड, तो इसका नाम हो जाएगा अपने सोडियम फिनॉक्साइड। तो इस प्रकार से जब भी किसी एल्कोहल व फिनॉल की अभिक्रिया धातु के साथ करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, जो इसकी अम्लीय प्रकृति को शो करती है। इसी प्रकार अपन फिनॉल की अभिक्रिया करवाते हैं इसके लवण के साथ, जैसे फिनॉल की अपन ने अभिक्रिया करवाई NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, क्षारीय अम्ल ले लिया, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, ये एसिडिक है तो ये H देगा, ये बेसिक है तो ये OH देगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इस प्रकार से सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, तो ये O- और Na+, और साथ में क्या मुक्त होगा, जल, तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड। ये है इसके क्षारीय विलयन के साथ, मतलब धातु के क्षारीय विलयन के साथ यदि अपन अभिक्रिया करवाएंगे, धातु के विलयन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो भी क्या होगा, लवण बनेगा और साथ में जल मुक्त हो जाएगा। इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इसी प्रकार अब यदि अपन सोडियम के स्थान पे एल्यूमिनियम वगैरह लें तो उसके संगत वो लवण का निर्माण कर देगा। अपने को केवल दो रिएक्शंस याद रखनी है बेसिकली, जो है सोडियम धातु के साथ, और ये अपन समझ लेते हैं। यदि अपन एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ पर लेंगे अपन, जैसे मान लीजिए प्रत्येक एल्कोहल का उदाहरण ले लिया, CH3 CH3OH, ये टर्सरी एल्कोहल है,
और इसकी अपन एल्यूमिनियम धातु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो वही हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। और यहाँ पर देखो संतुलित करने के लिए रिएक्शंस को यहाँ पे अपन लेंगे 6 और इसके ले लेंगे अपन 2, क्योंकि 3COG होता है तो 1 के साथ 3 जुड़ेंगे तो 2 के साथ 6 जुड़ जाएंगे और हाइड्रोजन के अणु हो जाएंगे यहाँ पर 3H, यहाँ पर बन जाएगा CH3O और यहाँ से ये वाला बंध टूटेगा और ये बन जाएगा एल्यूमिनियम, यहाँ पे 2 और ये आ जाएगा अपने, इसको अपन बोलेंगे एल्यूमिनियम लवण। उतार लीजिए इसको एक बार और ये अपने हो गया तृतीय ब्यूटिल एल्कोहल। और इसका यदि अपन नाम लिखना चाहें तो तृतीय ब्यूटिल एल्यूमिनियम तृतीय ब्यूटॉक्साइड का निर्माण हो जाएगा। इसको उतार देते हैं। तो देखो इस प्रकार से एल्यूमिनियम तृतीय ब्यूटॉक्साइड बनेगा, मतलब जो भी अपन ने धातु लिया है उसके संगत लवण का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो इन अभिक्रियाओं से क्या सिद्ध हो रहा है कि क्षार को ये जो एल्कोहल और फिनोल है वो H+ देते हैं और ब्रॉन्स्टैंड अवधारणा के अनुसार वे जो H+ देते हैं विलयन में वो कहलाते हैं ब्रॉन्स्टैंड अम्ल। तो इसके अनुसार क्या हो गया कि ब्रॉन्स्टैंड अवधारणा के अनुसार एल्कोहल व फिनोल जो है ROH और C6H5OH या फिनोल जो है वो दोनों बेसिकली क्या है ब्रॉन्स्टैंड एसिड है। क्यों है? क्योंकि ये क्षार को H+ डोनेट करते हैं। तो उसको भी देखो इस प्रकार से मान लीजिए वो क्षार है B, ये बेस हो गया और एल्कोहल का HOR तरीके से ये क्या करेगा, ये इसके H को लेगा तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा BH और ये बन जाएगा RO-। तो यहाँ पर देखो ये क्या हुआ, इसने H दिया तो ये हो गया अपने ब्रॉन्स्टैंड एसिड। जो H+ लेता है वो ब्रॉन्स्टैंड एसिड और जो लेता है वो ब्रॉन्स्टैंड बेस हो जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हो गया। तो इसके आधार पर क्या सिद्ध हो गया कि एल्कोहल व फिनोल की जो प्रकृति है वो है अम्लीय है और ये ब्रॉन्स्टैंड एसिड की तरह बिहेव करते हैं। उतार लीजिए इसे। देखो यहाँ तक का उतार लिया होगा आपने। फिर थोड़ा सा एक मैं बेसिक बात इसके साथ बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई भी ब्रॉन्स्टैंड एसिड अवधारणा जो होती है उसको कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी भी कहते हैं। तो वो कैसे है देखो समझना, जब भी कोई एसिड अपना H+ डोनेट करता है और H+ डोनेट करने के बाद में जो कंपाउंड बनाता है उसको अपन कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। इस एसिड का ये क्या हो गया कॉन्जुगेट बेस। इसी प्रकार ये इसका हो गया। अब ये बेस है, इसने H+ ग्रहण किया मतलब एक्सेप्ट किया तो ये इसके रेस्पेक्ट में क्या हो गया, इस बेस के रेस्पेक्ट में कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है ना। और वैसे एक चीज और ध्यान रखना कि ब्रॉन्स्टैंड एसिड और इसके कॉन्जुगेट बेस में केवल एक हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है। दोनों एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा। जैसे ये एसिड है तो इसमें एक हाइड्रोजन जाता है, बेस इसका कॉन्जुगेट होगा तो इसमें एक हाइड्रोजन कम होगी। इसी प्रकार ये बेस है तो इसमें एक हाइड्रोजन क्या है कम है इसके कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है ना। तो इसको उतार लीजिए। अब इसी में देखो सेकंड टाइप रिएक्शंस अपन पढ़ते हैं एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति। एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति डिफरेंट कंपाउंड में हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा एल्कोहलिक कंपाउंड ज्यादा एसिडिक होगा। तो एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति देखिए, किसी भी कंपाउंड की अम्लीय प्रकृति का निर्धारण उसके H+ डोनेट करने के पश्चात बने हुए आयन के स्थायित्व पर निर्भर करता है। अब वो आयन का स्थायित्व जो है वो अपन ने 11वीं क्लास में पढ़ा था कि वो अनुनाद के द्वारा भी स्थायी हो सकता है, वो अतिसंयुग्मन H प्रभाव के द्वारा भी स्थायी हो सकता है, वो इंडक्टिव प्रेरणिक प्रभाव के द्वारा भी स्थायीकृत हो सकता है। तो इस आधार पर यदि अपन एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल में देखिए ROH इस प्रकार से संरचना होती है। जैसे ही H+ डोनेट करेगा ये बनाता है RO- एल्कोक्साइड आयन और H+, इसको अपन बोलेंगे एल्कोक्साइड आयन। और इस एल्कोक्साइड आयन की जो स्टेबिलिटी है इसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट मतलब एल्किल ग्रुप की प्रकृति पर डिपेंड करेगी। और किसी भी आवेशित स्पीशीज पर
ये भी आपने पढ़ा होगा कि आवेश किसी भी आयनिक स्पीशीज पर आवेश जितना बढ़ेगा उसकी स्टेबिलिटी या जो स्थायित्व है वो उतना ही घटता चला जाएगा। तो ऐसे समूह जो इसके आवेश को कम करें वो इसकी एसिडिटी को बढ़ाएंगे, क्योंकि जैसे ही H+ डोनेट करेगा और यहाँ पर आवेश कम होगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब इस आयन की स्टेबिलिटी जो है वो कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं या बढ़ाते हैं, वो तो उस एल्कोहल की अम्लता को बढ़ाएंगे, और जो इसके आवेश को बढ़ाएंगे ऐसे समूह वो इसकी अम्लता क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो इस आधार पर देखो, यदि अपन एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति का निर्धारण करें तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि एल्कोहल की एसिडिटी या एसिडिटी तो इस आधार पर अम्लीय प्रकृति जो होगी वो -R ग्रुप इस एल्किल समूह पर या इसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट पर -R ग्रुप जितने ज्यादा होंगे उस कंपाउंड की एसिडिटी उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि वो -R समूह है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समूह होता है, इलेक्ट्रॉन आकर्षक समूह होता है, मतलब वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले जाएंगे तो आवेश क्या होगा, कम होगा, और आवेश कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इस आधार पर -R -H और -I समूह इसके यदि पास में है तो वो एसिडिटी को बढ़ाएंगे, और यदि इसका उल्टा हो, मतलब इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़े जैसे +R +H और +I समूह जुड़े हुए हैं तो वो क्या करेंगे, इस आयन पर उपस्थित आवेश को बढ़ाएंगे, और आवेश बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी, और स्टेबिलिटी घटेगी तो एल्कोहल क्या करेगा, आसानी से H+ डोनेट नहीं करेगा। तो इस आधार पर क्या हो गया, अम्लीय प्रकृति इस -R -H और -I समूह के क्या होगी, समानुपाती, और +R +H और +I समूह के क्या हो जाएगी, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है ना। इसी प्रकार देखो, किसी भी कंपाउंड के लिए pH का मान जितना कम होगा, मान लीजिए pH के रेस्पेक्ट में पूछ ले, pH का मान जितना कम होगा उसकी एसिडिटी जो होगी वो क्या होगी, उतनी ज्यादा। तो अपन किस प्रकार से लिखेंगे कि अम्लीय प्रकृति व्युत्क्रमानुपाती pH, मतलब pH बढ़ेगा तो अम्लीय प्रकृति क्या हो जाएगी, घट जाएगी। उदाहरण देखिए, अब यदि अपन इसी के साथ साथ में Ka की बात करें, Ka क्या होता है, अम्ल वियोजन स्थिरांक होता है। Ka क्या है, अम्ल वियोजन स्थिरांक। मान लीजिए ये साम्य अवस्था में है तो यहाँ पर अपन एक टर्म यूज लेंगे Ka, और उसके आधार पर Ka होता क्या है एक्चुअल में, जो उत्पाद है, मतलब RO- आयन की कॉन्सेंट्रेशन H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन बटे जो ROH एल्कोहल लिया है उसकी कॉन्सेंट्रेशन का अनुपात, इसको अपन कहते हैं Ka। इस आधार पर यदि अपन देखें तो जिस कंपाउंड के लिए Ka का मान, मतलब एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का मान जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा H+ देगा, और कोई कंपाउंड जितना ज्यादा H+ देगा उसकी एसिडिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो इस आधार पर क्या कह सकते हैं कि अम्लीय प्रकृति समानुपाती क्या होगी, Ka होगी, मतलब Ka का मान जितना ज्यादा होगा उस कंपाउंड की अम्लीय प्रकृति उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। और इसका जो विक्रम है वो होता है pKa, इसका उल्टा Ka का, तो उसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती, इसका उल्टा है व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो pKa का मान जितना ज्यादा है तो अम्लीय प्रकृति क्या होगी, उतनी ही कम होती चली जाएगी। तो इस आधार पर क्या कंक्लूजन निकला कि अम्लीय प्रकृति जो है किसी भी कंपाउंड की, या एल्कोहल की बात नहीं कर रहे, किसी भी कंपाउंड के लिए अम्लीय प्रकृति का मान उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट पर जुड़े हुए समूह की प्रकृति पर डिपेंड करता है। यदि वहां पर -R मतलब इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़े हुए हैं तो उसकी एसिडिटी या अम्लीय प्रकृति का मान क्या होगा, बढ़ेगा, और यदि इलेक्ट्रॉन विकर्षी समूह या रिलीजिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं तो उसकी प्रकृति का मान घटता चला जाएगा। इसी प्रकार pH का मान घटने पर अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी, Ka का मान बढ़ने पर अम्लीय प्रकृति का मान क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इसको उतार लीजिए। देखो, इस आधार पर अपन एक उदाहरण लेते हैं जो अपनी बुक में दे रखा है कि किस आधार पर अपन प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में अम्लीयता का निर्धारण करेंगे। एक सिंपल एग्जांपल की बात करते हैं। सबसे पहले जैसे मान लीजिए एक है अपने
CH2OH, ये 1 डिग्री एल्कोहल है। R मतलब कोई एल्किल समूह है। दूसरा उदाहरण है RCHOH, ये 2 डिग्री एल्कोहल है। फिर तीसरा है R और R, ये अपने हैं 3 डिग्री एल्कोहल। अभी अपने को वर्गीकृत नहीं करना, अपने को समझना है कि इनकी अम्लीय प्रकृति किस प्रकार से होगी, उसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा। तो यहाँ पर यदि अपन बात करें तो इस वाले कंपाउंड में R ग्रुप, पहले तो ये पता होना चाहिए R ग्रुप एक्चुअल में है क्या। तो यहाँ पर ये समूह जो है प्लस आई समूह की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर प्लस आई समूह है 1। इस वाले कंपाउंड में बात करें तो कितने होंगे प्लस आई समूह 2, क्योंकि दूरी समय समान है। यहाँ पर यदि बात करें तो यहाँ पर प्लस आई समूह हो गए 3। तो प्लस आई समूह जो होंगे उतनी ज़्यादा होंगे, अम्लीयता क्या होगी उतनी ही कम होगी, ये भी अपन ने पढ़ा है। क्योंकि प्लस आई समूह जो है वो इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, ये इलेक्ट्रॉन देंगे। इलेक्ट्रॉन देंगे तो जैसे ही H+ डोनेट करेगा यहाँ पर ऋणावेश आएगा, और उस ऋणावेश के लिए इलेक्ट्रॉन दाता समूह क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। और आवेश बढ़ेगा तो उस कंपाउंड का स्तर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और कंपाउंड ऐसा कभी नहीं चाहेगा उसकी स्टेबिलिटी क्या हो, घट जाएगा। तो इस आधार पर एसिडिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, 1 डिग्री एल्कोहल, मतलब RCH2OH। फिर उसके बाद में 2 डिग्री एल्कोहल, फिर उसके बाद में 3 डिग्री एल्कोहल की एसिडिटी होगी। उतार लीजिए इसे। तो देखिए इस प्रकार से हो गया तो अम्लीय प्रकृति का निर्धारण। अब अपन एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति की तुलना जल से करते हैं। तो जल जो होता है, जल एल्कोहल की तुलना में प्रबल अम्ल होता है, प्रबल अम्ल होता है। अब वो कैसे है वो अपन समझते हैं। देखो किस प्रकार से, इसके लिए अपन सबसे पहले लेते हैं इसके एल्कोहल के एल्कोक्साइड आयन RO-, इसकी अपन जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे H2OH। इसी अभिक्रिया से स्पष्ट हो जाएगा कौन ज्यादा एसिडिक होता है। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा ROH, H+OH यहाँ जुड़ेगा, और दूसरा कंपाउंड जो है वो अपने बन जाएगा OH-। यदि अब आप देखें इसमें तो ये तो हो गया अपने ब्रोंस्टेन एसिड, ये हो गया अपने ब्रोंस्टेन बेस, और ये बेस का क्या बन रहा है, कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है ना। और ये एसिड का क्या बन रहा है, कॉन्जुगेट बेस या संयुग्मित क्षार। तो इस अभिक्रिया से क्या हो रहा है कि जल जो है वो एल्कोहल की तुलना में क्या होगा, अधिक एसिडिक होगा, मतलब H2O इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल, ठीक है ना। लेकिन यदि अपन बात करें मेथेनॉल और जल की, तो इसमें से मेथेनॉल जो होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, ये दोनों बातें याद रखना। और मेथेनॉल के अतिरिक्त अन्य अल्कोहल की यदि अपन बात करेंगे तो वहां पर जल ज्यादा एसिडिक होगा उससे एल्कोहल से, ठीक है ना। ये एसिडिटी का उदाहरण लीजिए। देखो यहाँ तक आपने लिख दिया होगा। अब अपन बात करते हैं फिनॉल की अम्लीय प्रकृति की। तीसरा इसी में टॉपिक है, हालांकि अपन एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं, लेकिन एसिडिटी का टॉपिक है वो दोनों का साथ ही कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट लिखिए, फिनॉल की अम्लीयता या फिनॉल की अम्लीय प्रकृति। तो देखो फिनॉल की अम्लीय प्रकृति की बात करें तो फिनॉल के स्ट्रक्चर को सबसे पहले समझते हैं कि फिनॉल की जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से होती है, बेंजीन वाला, और उसमें इस प्रकार से जो द्विबंध है वो, और बेंजीन वाला पर क्या रहता है OH। अब इसमें देखो क्या होता है कि फिनॉल में अभी अपन ने पढ़ा कि ये क्या करता है, ये देता है H+ आयन, और ये इस प्रकार से एक संरचना बना लेता है जिसको अपन बोलते हैं फिनॉक्साइड, H+, और ये क्या बना लेगा, फिनॉक्साइड। अब इस फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी जो है, फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी जो है वो अनुनाद के द्वारा स्थायीकृत होता है। मतलब ये क्या होता है, जैसे फिनॉक्साइड आयन बनेगा तो इसके ऑक्सीजन पर उपस्थित नेगेटिव चार्ज इस बेंजीन वलय के साथ क्या आ जाएगा, अनुनाद में आ जाएगा।
मतलब स्थायी कंपाउंड बनेगा। तो इस आधार पर फिनॉल की प्रकृति कैसी होगी, एसिडिक होगी। जो अपन ने रिएक्शंस में भी पढ़ा था कि धातुओं के साथ अभिक्रिया करवाई तो फिनॉल क्या कर रहा है, हाइड्रोजन गैस को भर रहा है और संगत लवण बना रहा था। इसी के साथ अपन ने एक विशेष अभिक्रिया भी पढ़ी कि फिनॉल की जब अपन NaOH के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो वो क्या करता है, फिनॉक्साइड आयन बनाता है और साथ में बनता है जल, जो कि एक विशेष मतलब एल्कोहल की तुलना में क्या करेगा, अधिक अम्लीय प्रकृति को शो करेगा। तो किस प्रकार से है उसको समझेंगे, लेकिन उसको समझने से पहले अपन इसकी अणुवादी संरचनाओं को समझते हैं। तो इस आधार पर इसकी प्रकृति कैसी होगी, एसिडिक है। रिएक्शन अपन ने पढ़ी ली कि फिनॉल की जब अपन अभिक्रिया करवाते हैं सोडियम धातु के साथ तो क्या बनाता है, सोडियम फिनॉक्साइड आयन। अब बात करते हैं तो फिनॉक्साइड आयन अनुनाद में किस प्रकार से रहेगा। अनुनादी संरचनाओं के बारे में वैसे मैंने एलोएल्केन हेलोएरिक में अपन ने पढ़ लिया था कि जब नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में हो, एकांतर क्रम में मतलब बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया तो नेगेटिव चार्ज किस तरफ जाएगा, डबल बॉन्ड की ओर जाएगा और इस प्रकार से अनुनादी संरचना बनेगी। देखिए ये जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो ये वाले बंद के इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पे आ जाएंगे। तो स्ट्रक्चर इस प्रकार से बन जाएगी, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और यहाँ पर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज और बाकी के बॉन्ड को एज इट इज बना देना। फिर उसके बाद में अब देखो जहां तक अनुनादी संरचनाएं बनती जाएगी, रिपीट नहीं होगी, तो अपने अनुनादी संरचनाएं बनानी है। तो इसमें देखो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड देन रेजोनेंस विल बी टेक प्लेस, यहां पर होगा अनुनाद और इस प्रकार से संरचना बनती चली जाएगी। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ पर और इस प्रकार से ये ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब ऐसे देखो ये नेगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ एकांतर क्रम में है तो यहाँ पर फिर वापस से क्या होगा, अनुनाद होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और ये यहाँ से यहाँ चले जाएंगे। फिर वही अनुनादी संरचना को डबल हेडेड एरो के द्वारा दर्शाएंगे और इस प्रकार से संरचना बनती चली जाएगी। तो देखिए संरचना ये बन गई, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ये पहले से उपस्थित था और ये वाला बॉन्ड भी पहले से बना हुआ था। नेगेटिव चार्ज कहाँ है, इस वाले कार्बन में। अब यहाँ पर भी क्या अनुनाद संभव है, तो यहाँ पर संरचना देखने पर क्या पता लग रहा है, देखो नेगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ एकांतर क्रम में है, मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, अनुनाद होगा और ये इस प्रकार से ये वाली संरचना बन जाएगी, डबल बॉन्ड और ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज। अब वापस से अनुनाद, क्योंकि अनुनादी संरचना में क्या होता है, संरचना को रिपीट नहीं करना, तो यहाँ तक अनुनादी संरचनाएं प्राप्त होगी। तो उपरोक्त अनुनादी संरचनाओं से भी क्या होता है, फिनॉक्साइड आयन के स्थायित्व की क्या होती है, पुष्टि होती है। इस आधार पर एल्कोहल की प्रकृति क्या है, एसिडिक है और धातुओं के साथ अभिक्रिया करने पर भी क्या करता है, ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो ये लिख लीजिए, फिनॉक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या अनुनादी संरचनाएं ऑफ फिनॉक्साइड आयन, ऑफ फिनॉक्साइड आयन उतार लीजिए इसे। देखो अब अपन बात करते हैं एल्कोहल और फिनॉल की अम्लीय प्रकृति की तुलना की। तो फिनॉल की सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिनॉल की सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH के साथ अभिक्रिया दर्शाती है कि फिनॉल एल्कोहल व जल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है। फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल एंड वाटर, अधिक अम्लीय होता है। देखो ये तो अभिक्रिया से प्रूव हो जाएगा, इस प्रकार से है। अब बेसिकली होता है ऐसा क्यों है, तो उसके लिए अपन दोनों की तुलना करेंगे, एल्कोहल व फिनॉल की अम्लीय प्रकृति। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है कि फिनॉल जो होता है वो एल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय है, कारण से समझाइए। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो याद रखना प्रश्न वाइज भी ऐसे हो जाएगा कि फिनॉल एल्कोहल से अधिक अम्लीय है, अधिक अम्लीय होता है। फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल होता है। और ये प्रश्न ऐसे आता है क्यों, या फिर समझाइए, ठीक है ना। तो इस तरीके से है।
इसको उतार लीजिए, फिर अपन पढ़ते हैं इसका कारण क्या है। देखो अब अपन बात करते हैं फिनॉल अल्कोहल से अधिक अम्लीय है कैसे। देखो तो अपन बात करते हैं फिनॉल की संरचना की कि जैसे ही ये जब ये विलयन में होगा तो देखो क्या होगा, ये विलयन में इस प्रकार से देगा O- और ये H+। और यदि अपन अल्कोहल की बात करें तो उसमें स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है ROH, और ये टूट करके बनाता है RO- और ये H+। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि कोई भी कंपाउंड है उसकी एसिडिटी का निर्धारण उसके H+ डोनेट करने के पश्चात बने हुए आयन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर जो देखो फिनॉक्साइड आयन बना है, फिनॉक्साइड आयन फिनॉल से, और अल्कोहल की अगर बात करें तो फिनॉल अल्कोहल में बनता है एल्कोक्साइड आयन। अब इन दोनों की स्टेबिलिटी की बात करें तो ये होता है मोर स्टेबल, और इसकी बात करें तो ये इसकी तुलना में होता है लेस स्टेबल। अब ये क्यों होता है, उसका रीजन क्या है, यहाँ पर रेजोनेंस क्या होता है, अनुनाद होता है, रेजोनेंस प्रेजेंट, और यहाँ पर अनुनाद नहीं पाया जाता, आर एब्सेंट होगा। यहाँ पर केवल और केवल कौन सा इफेक्ट लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट लागू होगा, और अनुनाद प्रभाव जो होता है वो इंडक्टिव प्रभाव की तुलना में क्या होता है, ज्यादा प्रभावी है। तो इस आधार पर फिनॉक्साइड आयन जो है वो मोर स्टेबल होगा अनुनादी संरचना के कारण। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि फिनॉल जो है वो अल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है, ठीक है ना। इस कारण से रीजन क्या आ गया कि फिनॉल OH मतलब H+ त्यागने के पश्चात फिनॉक्साइड आयन जो बनता है वो अनुनाद के कारण स्थायीकृत हो जाता है, जबकि अल्कोहल में H+ त्यागने के पश्चात बना हुआ एल्कोक्साइड आयन फिनॉक्साइड आयन की तुलना में क्या होता है, कम स्थायी होता है। अतः फिनॉल अल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय होती है। उतार लीजिए। तो देखो इसको अपन स्टेटमेंट वाइज यदि अपन पढ़े तो फिनॉल जो है वो अल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय है। उसका कारण क्या है कि फिनॉल में H+ त्यागने के पश्चात बना फिनॉक्साइड आयन और अल्कोहल में बने एल्कोक्साइड आयन की तुलना में क्या होता है, ज्यादा स्थायी होगा। किसके कारण, अनुनाद के कारण। इस कारण से फिनॉल क्या होगा, ज्यादा अम्लीय होगा अल्कोहल की तुलना में। इसको भी एक बार हम उदाहरण दें। तो देखो अल्कोहल में फिनॉल की अम्लीय प्रकृति की बात हो रही थी, 3 पॉइंट हमने पूरे हुए थे। 4 पॉइंट इसमें एस्टर वे अभी दिए हैं, जिसमें OH बन होता है उसमें 4 पॉइंट क्या है, एस्टर। देखो क्या है समझना। वैसे वो बेसिकली तीनों रिएक्शन एक में अपन मान सकते हैं अल्कोहल और फिनॉल की अम्लीय प्रकृति में। एस्टर में देखो क्या होता है कि अल्कोहल हो या फिनॉल, फिनॉल होगा तो या अल्कोहल है तो R, इसकी जब अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH या इसके एसिड व्युत्पन्न जैसे कि एनहाइड्राइड RCOOCOR या एसिड हैलाइड RCOCl के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो एस्टर का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, एस्टर का निर्माण होगा। देखो किस प्रकार से होगा। अब अपने को ये तो पता है कि कौन सा बंध टूटेगा, ये वाला बंध टूटेगा, और यहाँ पर ये वाला बंध टूटेगा। अपन ने ये पढ़ा भी था औद्योगिक निर्माण में एस्टरीकरण की प्रोसेस का कुछ थोड़ा सा आया था। तो यहाँ पर देखो ये वाला जो समूह है वो कहाँ जुड़ जाएगा, इसके इस वाले कारक से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा RCO ये वाला जो है, फिर उसके बाद में यहाँ से OR/AR, ठीक है ना। और साथ में क्या बन गया, ये OH और इसका H, क्या बन जाएगा, ये जल। और ये रिएक्शन किसमें होगी, एसिडिक मीडियम में होगी। इसी प्रकार अपन अम्ल की जगह, ये तो हो गया एसिड, एसिड डेरिवेटिव भी ले सकते हैं जैसे कि एसिड एनहाइड्राइड, ये लीजिए, ये भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर कोई रिएक्शन होगी AR या ROH, ये वाला बंध टूटेगा, इसमें भी ये वाला बंध टूट जाएगा, मतलब इधर से टूट सकता है, इधर से एक ही बात है। तो यहाँ पर देखो क्या कंपाउंड बन जाएगा, जो बनेगा पहले उसको लिख देते हैं RCO, फिर इसके साथ ये वाला कंपाउंड जुड़ेगा OR/AR। क्या रहेगा शेष, RCOO और इसका H+, ये बन जाएगा एसिड RCOOH। इसी प्रकार अपन एनहाइड्राइड एसिड हैलाइड के साथ भी अभिक्रिया करवा सकते हैं, अल्कोहल या
फिनॉल की। लेकिन देखो इसमें एक चीज याद रखनी है कि इस रिएक्शन में ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है, उसको रोकने के लिए यहाँ पर अपन पिरिडीन काम में क्या लेते हैं, पिरिडीन। यहाँ पर देखो दोनों में एसिडिक मीडियम है, लेकिन यहाँ पर क्या है, पिरिडीन काम में लिया गया है, तो इसका विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ से देखो क्या बन जाएगा, ये वाला बंद टूटेगा ही टूटेगा, तो इसका तो H और ये Cl बाहर। अब क्या बन जाएगा, RCO ये वाला, यहाँ से फिर OR/AR। अब तीनों में देखो क्या बन रहा है, एस्टर। तीनों में क्या बन रहा है, एस्टर, और यहाँ पे क्या बन गया, HCl। तो इस अभिक्रिया को अपन क्या कहेंगे, एस्टरीकरण। ठीक है ना, तीनों रिएक्शन याद हो जाएंगे। दो में याद रखना है, एसिडिक मीडियम लेंगे, और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, रिवर्सिबल रिएक्शन को रोकने के लिए यहाँ पर पिरिडीन यूज में लिया जाता है। उदाहरण जैसे देखो ये उतार लिया होगा आपने। अब बात करते हैं इसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसका नाम है एस्पिरिन का निर्माण, और ये अपने औषधियों वाले लेसन में भी दे रखा है। तो देखो किस प्रकार से अपन एस्पिरिन की अभिक्रिया के द्वारा एस्पिरिन का निर्माण करेंगे। तो लिखिए यहाँ पर एस्पिरिन का निर्माण, एस्पिरिन का निर्माण। ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसको ढंग से याद रखना है। बात करते हैं देखो एस्पिरिन की। तो एस्पिरिन का जो निर्माण है वो सैलिसिलिक एसिड से किया जाता है। एस्पिरिन का निर्माण सैलिसिलिक एसिड से करते हैं। देखो किस प्रकार से है सैलिसिलिक एसिड की संरचना, COH। ये इस समूह के ऑर्थो पोजीशन पर OH समूह जब जुड़ा हुआ रहता है, इसको अपन बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। इसको अपन क्या कहेंगे, सैलिसिलिक अम्ल। और जब इस सैलिसिलिक अम्ल की अपन अभिक्रिया करवाएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड से, CH3COOCOCH3, इसको अपन बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं एसिटिक मीडियम H+ में। तो यहाँ पर देखो कौन सी अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं अपन, अभिक्रियाएं जिसमें ये बंध टूटता है। अब इसको समझने के लिए, सरलता के लिए अपन इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि ये वाला बंध तो हो जाएगा अपने बाहर, और ये जो एसिटिल समूह है, इसको एसिड समूह कहते हैं, ये वाला समूह यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो इससे कंपाउंड जो बनेगा उसी को अपन बोलेंगे एस्पिरिन। देखिए सॉरी, COOH, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, OCOCH3। वैसे इसका नाम देखें तो इसका नाम होगा एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल से बना है, तो इसका नाम हो जाएगा एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। और जो इसका विशेष नाम है वो है एस्पिरिन। ये दर्द निवारक औषधि होती है, इसका उपयोग पर पढ़ेंगे, एक बार इसको लिख लीजिए। देखो ये संरचना आपने बनानी होगी, संरचना ढंग से याद रखें ना। निर्माण की विधि भी पूछ लेते हैं, और कभी कभार क्या होता है कि इसकी केवल संरचना ही पूछ लेते हैं, और उपयोग भी है औषधियों में, लेकिन अपन यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए किस प्रकार से है। तो पहले एस्पिरिन की संरचना की बात करें तो एस्पिरिन की संरचना भी अपन ने पढ़ी, इस प्रकार से हो जाएगी COOH, और इसकी जो ऑर्थो पोजीशन है यहाँ पर एसिटिल समूह इस प्रकार से जुड़ जाएगा। ये तो हो गई अपने एस्पिरिन की संरचना की। अब बात करते हैं इसके गुण और उपयोग की। तो गुण और उपयोग क्या है वो भी अपन पढ़ते हैं। देखिए तो देखो एस्पिरिन के निर्माण की विधि अपन ने पढ़ ली थी। अब अपन बात करते हैं संरचना की। तो एस्पिरिन की संरचना इस प्रकार से होती है, जो कि निर्माण की विधि में अपन ने पढ़ लिया था। अब बेसिकली ये है क्या, ये अश्वापक वर्ग का पीड़ाहारी है। पीड़ाहारी जो दर्द को कम करते हैं वो। अश्वापक वर्ग मतलब जिनको लेने की आदत नहीं पड़ती, उसको अपन कहते हैं अश्वापक वर्ग के पीड़ाहारी। अब बात करते हैं बेसिकली कार्य क्या करता है। यह शरीर में प्रोस्टाग्लैंडिन नामक हार्मोन, जो कि ऊतकों में क्या करता है, दर्द उत्पन्न करता है, उसके संश्लेषण को रोकता है। ये कौन, एस्पिरिन। ऊतकों में दर्द उत्पन्न करता है, ये ऊतक मांसपेशियों में दर्द उत्पन्न करता है। कौन सा रसायन, कौन सा हार्मोन, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन, उसके संश्लेषण को रोकता है एस्पिरिन। अब उपयोग क्या है इसका, आर्थराइटिस में, ज्वरनाशी के रूप में, और तीसरा है हृदयाघात को रोकने में। और बेसिकली इसमें भी कार्य क्या करता है, ये डिम्बाणु स्पंदन को रोकता है, डिम्बाणु स्पंदन को
रोकता है, इसलिए इसका उपयोग हृदयाघात में किया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके पूरा हो गया है। वे अभिक्रियाएं जिनमें OH बंध टूटता है, लास्ट टॉपिक था एस्पिरिन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।